शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज जो पहला एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो गवर्नर की पावर से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर कुछ कुछ प्रावधान को हम देखने वाले हैं जिसके माध्यम से हमेशा उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं जिस कंडीशन में किसी स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है। यहाँ पर जो गवर्नर है इसके साथ साथ में चीफ मिनिस्टर हैं और ये मिलाकर के कहना चाहिए किसी भी राज्य में सरकार चला रहे हैं। अब जो गवर्नर रहता है वो देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया है। इसको हम भेजे हैं, केंद्र सरकार भेजी है कि भाई आप देखिए राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और यदि संविधान के हिसाब से कुछ भी गड़बड़ करती है तो वहाँ पर हम राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। इसलिए गवर्नर को भेजा जाता है स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन यहाँ पर गवर्नर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना चालू कर देता है। ठीक है, गवर्नर को बोला गया है संविधान के द्वारा कि आप अपने विवेक से भी कुछ काम कर सकते हैं, तो वो अपना जो विवेक है यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाने में कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, जब कोई नई नई पार्टी बनने वाली है उस समय में हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जब सरकार गिरी थी शिवसेना की, इसके बाद फ्लोर टेस्टिंग की जब बारी आई, फ्लोर टेस्टिंग के लिए आपने बीजेपी को ज़्यादा टाइम दे दिया, शिवसेना को कम टाइम दे दिया। इस प्रकार से भेदभाव किसके द्वारा किया गया? राज्यपाल के द्वारा किया गया। सेकंड नंबर की बात यह है, राज्य की सरकार यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहती है तो उसमें भी बीच में अड़ंगा डाला जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल क्या काम करेगा? उस विधेयक में देरी करेगा। अब चूंकि संविधान ने प्रावधान नहीं किया है कि वो बिल कितने टाइम पीरियड तक राज्यपाल अपने पास में रख सकता है। नॉर्मली क्या होता है, विधानसभा से जब कोई विधेयक पारित होता है तो उसको राज्यपाल के पास भेजा जाता है, ठीक है, सिग्नेचर के लिए उसके। लेकिन वो अपने पास में बिल को रख लेता है और पता चला सरकार ही बीत गई लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया। ऐसा ऐसा तक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखे हैं। तीसरा नंबर का जो एग्जाम्पल हम देखेंगे जो कि स्टेट में गवर्नर और सीएम के बीच में गतिरोध चल रहा है, वो हमारे उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के हेड को लेकर के है। ठीक है, कहीं कहीं पर प्रावधान ये है कि राज्यपाल को हम इन संस्थाओं का हेड बना देते हैं, लेकिन कुछ मुख्यमंत्री या फिर कुछ राज्य की सरकारें ये नहीं चाहती, उस नियम कानून में कुछ संशोधन चाहती हैं, तो ये बात भी राज्यपाल को पसंद नहीं आती है। ये तीन तीन यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल देखे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। पहले बात ये है किसी विधेयक में देरी कर देना। दूसरे नंबर की बात यह है आप ये सोचते हैं कि किसी भी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं का मुखिया मैं ही रहूं। ठीक है, इसके साथ साथ में तीसरे नंबर का जो एग्जाम्पल है वो फ्लोर टेस्टिंग को लेकर के। मेजॉरिटी जब साबित करने की बारी आती है तो उस समय आप बीजेपी वाली, मतलब केंद्र में जो सरकार बैठी है, उसको आप ज़्यादा टाइम दे देते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखने को मिलेंगे दिल्ली की सरकार के मामले में, जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि एक तरफ तो एलजी राज कर रहा है और दूसरी तरफ सीएम राज कर रहे हैं, पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। हमें ऐसा लगता है जो ऑर्डर पारित नहीं किए जाने चाहिए थे, जो काम नहीं किए जाने थे, वो काम आप आगे आगे हो करके करते हैं। तो ये चीज़ शोभा नहीं देती है, ये काम गवर्नर का बिल्कुल भी नहीं है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 153 कहता है कि हर राज्य में एक गवर्नर रहेगा, एक राज्यपाल रहेगा। वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। लेकिन एक गवर्नर 2 राज्य के लिए भी हो सकता है, 3 राज्यों के लिए भी हो सकता है। कुल मिलाकर के ये जो गवर्नर रहता है जिसको अपॉइंट किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रकार से नॉमिनी की तरह में काम करता है। गवर्नर को कुछ डुअल रोल अदा करने के लिए कहा गया है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से स्टेट के हेड रहेंगे, जैसे हमारे देश का हेड कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से राष्ट्रपति होता है। लेकिन इसको एड एंड एडवाइस से काम करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल से। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मशवरे के बिना राज्यपाल कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन कई कई जगह पर आप देखेंगे सब काम उल्टा हो जाता है।
सेकंड नंबर का जो रोल अदा करना है एज ए लिंक के तौर पर अदा करता है वो अपना काम, अपना जो फंक्शन है वाइटल लिंक के तौर पर वो अदा करता है यूनियन गवर्नमेंट, इसके साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। आर्टिकल 157 और 158 में कुछ कुछ रिक्वायरमेंट दी गई है राज्यपाल को लेकर के कि भाई क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तब जाकर के आप राज्यपाल बन सकते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है एज को लेकर के, तो कम से भी कम 35 साल की उम्र आपकी होना चाहिए। इसके अलावा ना तो आप पार्लियामेंट के, ठीक है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ना तो आपको विधानसभा का सदस्य रहना है ना तो आपको पार्लियामेंट का सदस्य रहना है, तभी आप राज्यपाल बन सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं और प्रॉफिट वाले ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं। गवर्नर के पास में पार्डन्स की पावर है, रिप्राइव्स की पावर है, आर्टिकल 161 के हिसाब से यदि देखा जाए तो, ठीक है। मतलब आर्टिकल 161 कहता है कि गवर्नर के पास में किसी कैदी के लिए, अपराधी के लिए पार्डन्स या फिर क्षमादान का प्रावधान आर्टिकल 161 करता है। कुछ कुछ कंडीशन में ऐसी है कि वो अपने विवेक से भी काम कर सकता है। आर्टिकल 163 ऐसा बोलता है। नॉर्मली तो देखा जाए उसको क्या है, मुख्यमंत्री की एड एंड एडवाइस से ही काम करना है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है कुछ कुछ कंडीशन ऐसी भी उसको दी गई है। गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा फिर चीफ मिनिस्टर बोलता है इसको ये मंत्री बनाओ, उसको वो मंत्री बनाओ, तो ये काम गवर्नर ही करता है, आर्टिकल 164 बोलता है। गवर्नर किसी भी बिल को, ठीक है, एसेंट्स प्रोवाइड करेगा, सहमति देगा, या फिर उसको रोक करके रख लेगा, रिजर्व करके रख लेगा इस बिल को फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 200 ये कहता है। मतलब किसी बिल से रिलेटेड उसके पास में 3 पावर है। एक तो बोल देगा हाँ, दूसरा काम नहीं अभी मैं थोड़ा सोच विचार करूंगा, तीसरा काम यह है कि राष्ट्रपति के पास में भेज रहा हूं, वो बताएंगे कि क्या करना है। राज्यपाल के पास में एक प्रावधान ये किया गया है कि एक बार यदि विधानसभा ने भेजा, राज्यपाल ने बोला नहीं इसमें कुछ सुधार करो, फिर वापस भेज दिया उसने, फिर यदि विधानसभा ने वो बिल को पारित करके भेज दिया, चाहे संशोधन हो या ना हो, तो अगली बार में राज्यपाल को उसके ऊपर सिग्नेचर करना ही पड़ जाएगा। इसके अलावा कुछ कुछ कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस पारित किए जाते हैं, अध्यादेश पारित किए जाते हैं जब विधानसभा की बैठक नहीं चल रही है, पार्लियामेंट की बैठक नहीं चल रही है, उस समय में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ठीक इसी प्रकार के ऑर्डिनेंस जो है गवर्नर भी प्रोम्युलेट कर सकता है, प्रख्यापित कर सकता है सर्टेन कंडीशन में। आर्टिकल 212 में इस प्रकार की बात कही गई है। अब हम देखते हैं कि विवाद कई प्रकार से हो सकता है। जैसे कि कोई बिल है, बिल को आप लंबे समय तक अपने पास में रख ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर टाइम पीरियड निर्धारित नहीं किया गया है कि राज्यपाल को 10 दिन के भीतर में ही बिल को सहमति देकर के भेजना है, सहमति नहीं देना है, जो भी करना है, तो टाइम पीरियड नहीं निर्धारित किया गया है। सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और डिस्कशन करते हैं एडिटोरियल को। तो देखिए, एडिटोरियल में बताया जा रहा है हाल फिलहाल में केरल और तमिलनाडु, दो राज्य की जो सरकारें हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ में रुख करी हैं, पार्टिकुलरली राज्यपाल के साथ में इनकी पट नहीं रही हैं। इसी के चलते चलते ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए हैं। अलग अलग इसके रीज़न बताए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ये फेस कर रहे हैं। इसी के चलते चलते मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों के बीच में टसल चलते रहती है। इनकी क्या क्या शिकायतें हैं? तो पहले नंबर की जो शिकायत है वो किसी भी बिल को लेकर के जो ग्रांट रहता है, ग्रांट देने में राज्यपाल देरी कर रहा है। भाई इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विधेयक यदि कोई राज्य सरकार लाना चाहती है, कोई कानून बनाना चाहती है, तो उनको आप जल्दी से जल्दी अनुमति दीजिए ना, आप उसको लेकर के बैठ क्यों जाते हैं?
ठीक है, इसका एक रीज़न यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि राज्य सरकार अच्छे तरीके से काम करे, उसके कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं। कुछ कुछ कानून ऐसे भी हो सकते हैं जिनको उस पार्टी ने, उस सरकार ने चुनाव के टाइम में वादा करी रही होगी। अब ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वादों को बिल के माध्यम से जब पूरा करना हो तो राज्यपाल उसके अनुमति जल्दी से देते नहीं, अपने पास में रखे रहते हैं, या बोल देते हैं कि मैं राष्ट्रपति के पास में भेजूंगा कंसिडरेशन के लिए। तो पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं वो ग्रांटिंग एसेंट डिले इन बिल्स। तो बिल को पास करने में, सहमति देने में टाइम लगाया जा रहा है ज़्यादा, पहला आरोप ये लगाया जाता है। इसके साथ साथ में तमिलनाडु की तरफ से कुछ प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं और वो प्रपोजल्स जो दे रहा है उससे वो नाराज है। टू ग्रांट ऑफ रेमिशन टू कन्विक्ट्स, ठीक है, पहले नंबर की बात बताई जा रही है कि कुछ कुछ कन्विक्ट हैं उनको आपने कैसे माफ़ी दे दी है, जबकि सरकार चाह रही थी कि इनको माफ़ नहीं करना है। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ सम फॉर्मर मिनिस्टर, कुछ कुछ जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं ना, इनके ऊपर आप जो है कार्यवाही कर रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं मतलब सज़ा देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा किसी किसी को आप सज़ा से छूट दे रहे हैं। ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है? राज्यपाल के द्वारा। इसके अलावा अपॉइंटमेंट टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी काम, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर जो काम होना चाहिए अभी तक उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। ये सारे मुद्दों को लेकर के तमिलनाडु गवर्नर से नाराज़ हैं। हालांकि जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति की भूमिका है, राष्ट्रपति की भूमिका तो हमारे देश में खाली रबर स्टाम्प की रह गई है कि भाई जो प्रधानमंत्री बोलेगा, जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे। लेकिन ये बात राज्य सरकार में नहीं आती, इसके बिल्कुल विपरीत हो जाती है। वहाँ तो राज्यपाल खुद सरकार के तौर पर, केंद्र सरकार के तौर पर काम करने लग जाता है। लेकिन बोला जाता है कि देखिए, जो राज्यपाल का पोस्ट होता है, राज्यपाल का जो पद होता है, खाली आप उसको रबर स्टाम्प के तौर पर मत मान करके चलिए, ठीक है, क्योंकि आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ये गवर्नर की प्रैक्टिस हो सकती है। स्पेशली हम स्टेट की बात कर रहे हैं जहां पर केंद्र सरकार राज नहीं कर रही है। इसके साथ साथ में राज्य सरकार के कामकाज में, वहाँ के बिल्स में, डिसीजन में ब्लॉकिंग लगाने का काम किया जा रहा है गवर्नर के द्वारा। इसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ कुछ गवर्नर्स भी हैं, ठीक है, जो कि सरकार के संशोधन का, ठीक है, सरकार चाह रही कि ऐसा होना चाहिए लेकिन गवर्नर उसका विरोध करते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यदि कोई नियम कानून बनाना चाह रही है तो राज्यपाल उसमें अड़ंगा डालते हैं। वो सोचते हैं कि हम ही इसके मुखिया होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ राज्यपाल संशोधन के विचार का विरोध करने लग जाते हैं। यदि सरकार सोच रही है, राज्य सरकार सोच रही है कि यूनिवर्सिटी लॉ से रिलेटेड कुछ हम नियम कानून में बदलाव लाएं, तो ये चीज़ पसंद नहीं आती है राज्यपाल को। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम यूनिवर्सिटी की बात करें, एक ऐसा यूनिवर्सिटी लॉ जो कि कह रहा है कि कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया से कुलाधिपतियों, विशेषकर राज्यपालों को यदि हम बाहर रखना चाहते हैं या फिर नए विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं जिसमें राज्यपाल कुलाधिपति नहीं है, ये चीज़ पसंद नहीं आती है राज्यपाल को। अब इतनी बड़ी कोई यूनिवर्सिटी है और वहाँ का कुलाधिपति कौन रहेगा? गवर्नर रहेगा। चांसलर के रूप में कौन काम करेगा? गवर्नर काम करेगा। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि भाई कोई राज्य की सरकार हमको इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से हटा दे। अब कुछ कुछ जो गवर्नर्स हैं इस चीज़ को गलत तरीके से ले लेते हैं कि भाई ये हमारा अधिकार है, हम किसी भी राज्य की यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में काम करेंगे। इसके साथ साथ में हम किसी भी एसेंट को, किसी भी सहमति में, किसी भी काम की सहमति में हम डिले कर सकते हैं।
ऐसी गलत गलत धारणाएं वो अपने मन में बनाए रहते हैं। इट इज़ टाइम टू हैव ए नेशनल प्रोहिबिशन ऑन गवर्नर। ये टाइम आ गया है कि भाई गवर्नर को आप बिल्कुल दूर रखिए। आप जो है चांसलर का लोड अदा कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, ये काम आपको नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ रिकमेंडेशन की गई थी जस्टिस एम पुंछी कमीशन के द्वारा ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन में। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन में जब सुनवाई चल रही थी तो एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग ने बोला था कि भाई जो है ये जो चांसलर का पोस्ट है ना, इससे राज्यपाल को हमको दूर ही रखना है। अगली चीज़ हम देखने वाले हैं, बिल की सहमति में राज्यपाल के द्वारा जो देरी करी जाती है इसका भी क्या उपाय है। संविधान ने इसके लिए कोई भी टाइम फ्रेम निर्धारित नहीं किया है। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट वाली बात है कि कितनी देर में आपको बिल को वापस करना है, सहमति देना है, ये बिल्कुल भी टाइम पीरियड उल्लेखित नहीं किया गया है संविधान में। लेकिन यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखना चाहिए, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट की पिटीशन के माध्यम से आया था। उसमें बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, पार्टिकुलरली राज्यपाल और राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं, तो उनको एज सुन एज पॉसिबल आपको उस बिल को सहमति देना चाहिए। नहीं दे रहे हैं तो भी बताओ, दे रहे हैं तो भी बताओ, लेकिन जितने जल्दी से जल्दी हो सके आपको ये काम करना है। न्यायालय का आशा ये था कि राज्यपालों के लिए निर्णय बताए बिना, ठीक है, अनिश्चित काल तक विधेयकों को रोके रखना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं होने वाला है। आपको कारण बताना है ना, आप बिना कारण बताए यदि चुपचाप लेकर के बैठ जाएंगे तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अब यदि हम समरी की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सोच विचार करके किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को पारित करना चाहिए, ताकि राज्यपाल को साइन करने में देरी ना जाए। इसमें हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है, ये पार्टिकुलरली हमारी जो टॉप क्लास की संस्थाएं हैं, पार्टिकुलरली आईआईटीज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे कि वो कौन कौन सी समस्याओं से गुजर रही हैं और कैसे करके इनका सॉल्यूशन हम लेकर के आ सकते हैं। आईआईटी सिस्टम हमारे देश में काफ़ी सीरियस ट्रबल से होकर के गुजर रहा है, और इसी समय हम क्या काम कर रहे हैं, कुछ कुछ जो आईआईटीज़ हैं ना, वो एब्रॉड में कैंपस बनाना चालू कर दिए हैं एज पार्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर एफोर्ट। इसके ऊपर यदि आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसका हम आंसर देखने वाले हैं। इसमें दो चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। एक बात तो ये है कि अभी हमारे देश की जो आईआईटीज़ हैं ना, काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। इसके बावजूद यदि आप ये सोचो कि हम विदेश में जाकर के अपनी ब्रांच खोल लेते हैं और वहाँ जाकर के कुछ पैसा कमा लेते हैं, कुछ अच्छा करेंगे, तो ये चीज़ सफल नहीं हो पाएगी। जब तक हम भारत में खुद कुछ अच्छा नहीं कर लेते हैं, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना लेते हैं, आईआईटी नहीं बना लेते हैं, तब तक हम बाहर खोल करके अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनसे निपटना है, इसके बाद ही हमें जो है एब्रॉड की तरफ में आगे बढ़ना चाहिए। शुरुआत करी जाती है कि ये जो संस्थाएं हैं, आईआईटीज़ जैसी संस्थाएं, आप खुद सोचिए कितने कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, कितने कम लोग इसको फाइट कर पाते हैं। आपके कितने कम दोस्त ऐसे होंगे जो कि आईआईटी को पढ़ पा रहे हैं, सरकारी आईआईटी में उनको एंटर मिल पा रहा है। ठीक है, तो हम तो सोचते हैं ये बस किस्मत वाली ही बात है, इसलिए सोचते हैं कि ये टॉप एग्ज़ाम में से माना जाता है, इनको हम सबसे ऊपर में रखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ग्लोबली तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए क्राउन ज्वेल्स इन इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम। इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम में इनको सबसे ऊपर हम रखते हैं। तो
वास्तव वास्तव में यही है। दे आर ऑफन द ओनली इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉन इंटरनेशनली एट ऑल। और इनको हम बोल सकते हैं कि ये जो संस्थाएं हैं हमारे देश की, ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल की हैं। इन्होंने प्रोड्यूस किया है लीडर्स इन हाईटेक एंड रिलेटेड फील्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड। यहीं से बहुत सारे लोग जो है देश दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। हाईटेक पर्सनालिटी यहाँ से निकल कर के आ रही हैं, इनसे रिलेटेड फील्ड में लोग आगे बढ़ पा रहे हैं जो कि आईआईटी से निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एंट्री कितनी आसान है, इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। आईआईटी में एंट्री लेना, आईआईटी सरकारी आईआईटी में आपका प्रवेश हो जाना बहुत टेढ़ी खीर, बहुत आसान काम नहीं है। 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट हर साल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठते हैं एंड कम्पिटिटिंग फॉर 17,385 प्लेसेस इन 23 आईआईटीज़। हमारे देश में मात्र 23 आईआईटी हैं। टोटल इसमें सीटें हैं 17,385 और इसमें मिलियंस ऑफ स्टूडेंट हर साल बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो मात्र 17,000 सीट के लिए लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। अब सरकार ने क्या सिस्टम निकाल दी है कि हमारे देश के जो आईआईटीज़ हैं अब वो बाहर के देश में भी अपनी ब्रांच खोल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम हमारे देश में, हमारे देश की आईआईटीज़ में ही सुधार नहीं ला सकते हैं तो बाहर क्या हम अच्छा कर पाएंगे? यहाँ पर सोचने वाली बात है। दुनिया भर में यदि हम शाखाएं फैलाते जा रहे हैं तो इनका कामकाज कैसे चलेगा? ये क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, आईआईटी मद्रास ने जस्ट ओपन किया है एक ब्रांच कैंपस जैनबीबार जेंजीबार, कहाँ पर? जेंजीबार में। एंड आईआईटी दिल्ली ने दिल्ली लॉन्च करेगी कुछ प्रोग्राम, कहाँ से? आबू धाबी कैंपस से 2024 में। तो मद्रास और दिल्ली, एक ने खोला है जंजीबार में और आबू धाबी में खोलने वाली है आईआईटी दिल्ली। एंड देखा जाए ना तो यहाँ पर जो लगभग है ना 70 स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा कितनी फैकल्टीज़ ऐसी हैं, पार्टिकुलरली हम चेन्नई कैंपस की बात कर रहे हैं। एंड विल दे स्टे इन जंजीबार फ्रिक्वेंटली ए प्रॉब्लम फ्रॉम ब्रांच कैंपस ऑफ वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़। दिक्कत वाली बात यह है, हमने वहाँ पर कैंपस खोल दिए हैं, कितनी फैकल्टी हम वहाँ पर रखेंगे? या चेन्नई की, मद्रास की फैकल्टी को हम वहाँ पर भेजेंगे? क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है। चौथे नंबर की बात आ जाती है एडमिशन के स्टैंडर्ड को लेकर के। जो स्टैंडर्ड यहाँ है, क्या स्टैंडर्ड वहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा? लेकिन जो स्टैंडर्ड होम में है एडमिशन को लेकर के, बाहर ये स्टैंडर्ड नहीं अपनाया जा रहा, क्योंकि बाहर उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जितना इंडिया में है। यदि हम बात करें, एडमिशन इज़ बेस्ड ऑन द आईआईटी मद्रास जंजीबीर सिलेक्शन टेस्ट। ये किस पर आधारित है? आईआईटी मद्रास जंजीबीर सिलेक्शन टेस्ट पर आधारित है। 2023 स्क्रीनिंग टेस्ट फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। टेस्ट है, इसके बाद इंटरव्यू है, इसके बाद आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। हम अब्रॉड की बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट सेंटर की, ठीक है, तो तंजानिया जैसी जगह में हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ पर हम सेंटर बनाएंगे, लेकिन कुछ सेंटर इथोपिया, नाइजीरिया, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड अरब अमीरात, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडियन डिस्पोरा रहता है, इंडियन वाले लोग रहते हैं, इंडियन प्रवासी लोग रहते हैं कमाई करने के लिए, तो यहाँ पर भी हमने कुछ सेंटर बना दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो कोर्स हैं वो ऑफ़र किए जाएंगे जंजीबीर कैंपस के द्वारा। तो एक तो है बैचलर्स डिग्री दी जाएगी डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और सेकंड वाली चीज़ रहेगी एम टेक किस में? डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 2 कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करे जा रहे हैं, एक तो बैचलर की डिग्री और दूसरी एम टेक की डिग्री।
दोनों के दोनों जो है डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यदि आप प्रोग्राम चला रहे हैं तो दुनिया में इस सब्जेक्ट की कितनी मांग है ये भी हमें ध्यान में रखना होगा, उस हिसाब से ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। इसके बाद एनुअल ट्यूशन फीस की बात करें, रूल रेगुलेशन एंड रिनोवेशन सेंटर की हम बात कर रहे हैं, तो जो एनुअल ट्यूशन फ़ी है वो लगभग $12,000 की है बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए, एंड 4,000 रखी गई है एमटेक प्रोग्राम के लिए। एंड ओनली 70 स्टूडेंट्स हैव साइंड अप, और इसके लिए मात्र 70 स्टूडेंट को ही शामिल किया गया है। कुछ कुछ रिपोर्टें ऐसी आई हैं जो बोल रही हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं आईआईटीएम जंजबीर कैंपस के लिए विल बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉर्म ऑफ आईआईटी मद्रास। कुछ कुछ रिपोर्ट ऐसी आई हैं कि वो बोल रहे हैं कि जैसे नियम कानून चलते हैं आईआईटी मद्रास में, वही नियम कानून यहाँ पर भी हम चलाने वाले हैं। इसके साथ साथ में ये जो कैंपस बनाया गया है अभी इसका रिनोवेशन का काम किया जाएगा, ठीक है, कुछ कुछ इसको चमकाएंगे, नई बिल्डिंग बनाएंगे, ये सब काम अभी होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हमें ढूंढने की कोशिश करना है। क्या हमारे पास में एप्रोप्रिएट लेबोरेटरीज हैं? एक्सेस टू आईटी, आईटी की ब्रांच आपने खोल दिए हैं, लेकिन उसके लिए क्या हम कोई लेबोरेटरीज बना पाए हैं? क्या उससे रिलेटेड कोई एमिनिटीज़ हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं? दूसरे शब्दों में आईआईटी मद्रास जंप्ड इनटू इंटरनेशनल अरेना टू सून, और शुड इट बी जंपिंग इट ऑल? क्या आईआईटी मद्रास ने ये काम बहुत जल्दी कर लिया? सेकेंड नंबर की बात यह है, व्हाट आर इट्स मोटिवेशन फॉर इट दिस एडवेंचर? यदि वो ये काम किया है तो उसका मोटिवेशन क्या है, क्या उद्देश्य है? इसके साथ साथ में इस प्रकार की जो इंटरप्राइजेस हम स्थापित किए हैं उनका पर्पस क्या है? क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, होम कैंपस के लिए, या फिर इंडिया की सॉफ्ट पावर को आप एक्सपांसन करना चाहते हैं इसलिए आपने ये एक्सपांसन किया है? इसके बाद हम बात करते हैं भारत में आईआईटी का इतिहास कैसा रहा है। तो जो पहला आईआईटी है उसको हमने 1950 में इस्टेब्लिश करे थे खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल में। इसके बाद एक दशक में ही 4 और हम आईआईटी स्थापित कर पाए थे। ज़्यादातर ये जो आईआईटी हम खोले थे इनमें हमने पार्टनरशिप करी थी फॉरेन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ में। एग्जाम्पल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स से मिलकर के हम काम किए, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी, 4 स्टेट के नाम यहाँ पर बताए गए हैं जिनके माध्यम से हम हमारे देश में आईआईटी खोल पाए हैं। अमेरिका, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी, 4 कंट्रीज़ हैं। तो पहली हमने खोले 1950 में आईआईटी खड़गपुर, कलकत्ता में हम इसको खोले, वेस्ट बंगाल में इसको खोले। इसके बाद हम क्या काम किए थे, हम जो है इंडियंस को हायर कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं एट द बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हु वर ईगर टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट। हम क्या काम किए हैं, हमारे देश के नागरिकों को फॉरेन यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं कि आप जाइए वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आइए, पढ़िए लिखिए, इसके बाद आप योग्य हो जाते हैं तो हमारे यहाँ पर योगदान दीजिए, पढ़ाइए यहाँ पर। लेकिन ये जो है उस समय में छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे। द टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड वाज अबाउट 20,000 इन ओरिजिनल 6 आईआईटीज़। उस समय में जब 6 आईआईटी खोले गए थे तो मात्र 20,000 स्टूडेंट ही ओरिजिनल तौर पर इनरोल्ड हुआ करते थे। तो स्टूडेंट का जो इनरोलमेंट है वो 20,000 था, ओरिजिनल 6 आईआईटीज़ की हम बात कर रहे हैं। फिर हम आईआईटी सिस्टम का विस्तार करना चाहते हैं और इससे कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। फिर 2015 के बाद में सरकार ने सोचा कि हम जो है हमारे आईआईटी सिस्टम को विदेश में भी खोलेंगे, एंड एडिंग 7 इंस्टीट्यूशंस इन द फॉलोइंग डिकेड। इसके बाद हमने 7 और इंस्टीट्यूशन खोल दिए। ज़्यादातर जो हमने खोले थे इनको मेट्रोपॉलिटन सेंटर में ही खोले थे।
शुरू में हमने एक ठो खोले कलकत्ता में, इसके बाद 4 और खोले 10 साल के भीतर में। 2015 के बाद से हमने सोचे थे कि इनका एक्सटेंशन हमें किया जाना चाहिए। इसके बाद बोला जाता है कि हमने जो है ज़्यादातर जो आईआईटी खोले थे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के किनारे किनारे में खोले। गांव देहात वाले एरिया में हम इनको नहीं खोल पाए, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो गांव जाना नहीं चाहते हैं। स्टूडेंट लोग भी जो है गांव में पढ़ाई करना पसंद नहीं करते हैं। इसी के चलते चलते ज़्यादातर हम मेट्रोपॉलिटन सेंटर में ही इनको खोले थे। लेकिन ये जो आईआईटीज़ है ना, इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था। ये हाई स्टैंडर्ड को नहीं मेंटेन कर पा रहे थे। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स का जो हाई स्टैंडर्ड है वो ये बना नहीं पा रहे थे। कुछ कुछ आईआईटी हमने ऐसे बनाए थे कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे, ऑलरेडी कोई कॉलेज था, उसको हमने आईआईटी में कन्वर्ट कर दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, ये क्या है, पहले कोई इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, कॉलेज हुआ करता था। कॉलेज को हमने क्या काम कर दिए हैं, हमने इसको आईआईटी में चेंज कर दिए हैं। इसके साथ साथ में कुछ जो हमारे टॉप प्रोफेसर्स होते थे वो आइसोलेटेड प्लेस में काम करना नहीं चाहते थे। इसके साथ साथ में बेस्ट स्टूडेंट आर आल्सो हेजिटेटेड टू इनरोल, एंड बेस्ट जो स्टूडेंट होते हैं वो भी गांव देहात में आइसोलेटेड एरिया में नहीं जाना चाहते पढ़ाई करने के लिए। 2021-22 के दौरान में 361 अंडर ग्रेजुएट एंड 3083 पोस्ट ग्रेजुएट एंड 1852 पीएचडी सीट वर एम्प्टी इन द न्यू आईआईटीज़। ऐसा क्यों हुआ? कौन जाएगा वो आइसोलेटेड एरिया में? पढ़ाई कैसी होती क्या मालूम, माहौल कैसा है क्या मालूम। इसी के चलते चलते इतनी सारी सीटें खाली जाती हैं और फिर किसी एक जगह में प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, सीटें कम हैं और भरने वालों की संख्या ज़्यादा है, ऐसा हो जाता है। लेकिन बोला जा रहा है कि आज के समय में देखा जाए इस सिस्टम जो है ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि यदि हम 23 आईआईटीज़ के इनरोलमेंट की बात करें तो ये एक्सपांड हुआ है। लगभग 1,20,000 से भी ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड हुए हैं, विथ 25,237 स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग इन 2022-23, क्योंकि 2022-23 में 25,237 स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन हासिल किया था। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुली है एंड एक्सेस उनको हासिल हुई है आईआईटीज़ की। फैकल्टी क्या क्या चैलेंजेस को फेस कर रही हैं एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं प्रोफेसर, यहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर। किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का हृदय है, हार्ट है वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के टीचर। अट्रैक्टिंग द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट इज़ इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। बेस्ट प्रोफेसर को रखना, बेस्ट प्रोफेसर को अट्रैक्ट कर पाना काफ़ी कठिन काम होता है। इसके साथ साथ में यहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको इंटरनेशनल तौर से देखा जाए तो कम सैलरी मिलती है। विदेश में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, भारत में कम पैसा मिल रहा है। इसलिए तो हम कहते हैं यदि कोई बच्चा बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है, उसने आईआईटी कर लिया है, आईआईटी की ट्रेनिंग ले लिया है, तो वो भारत में आना नहीं चाहता है। एक तो सैलरी कम है, दूसरे नंबर की बात यह है यहाँ का जो वर्क इन्वायरमेंट है उतना अच्छा नहीं है, इन्फीरियर वर्क इन्वायरमेंट है। इन्फीरियर मतलब होता है लो, निम्न क्वालिटी का वर्क इन्वायरमेंट है। इसके साथ साथ में यहाँ पर एकेडमिक ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा चलती है। एकेडमिक ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा चलती है, इवन दाउ द आईआईटीज़ आर लेस कॉन्स्ट्रेंट देन द रेस्ट ऑफ एकेडमिक सिस्टम। कुल मिलाकर के यहाँ पर राजनीतिक खेल ज़्यादा चलने लग जाता है। इसके साथ साथ में जो टॉप इंडियन टैलेंट है वो आईटी सेक्टर की तरफ जा रहा है, इमर्जिंग बायोटेक की तरफ जा रहा है, इससे रिलेटेड फील्ड की तरफ में जा रहा है। ठीक है, ये आईआईटी की तरफ में नहीं जा रहा है, चाहे वो इंडिया की बात हो चाहे वो एब्रॉड की बात है। इसी के साथ में हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो है हमें सीवियर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है एकेडमिक्स का इन आईआईटी सिस्टम। 2021 में
आउट ऑफ 10,881 ऑफ सैंक्शन पोस्ट 4,370 वर वैकेंट। अब बच्चे लोग इस सेक्टर में पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं तो कौन फार्म भरेगा? ठीक है, जैसे कि 10,881 पोस्ट निकाली गई थी तो इसमें से 4,370 जो पोस्ट हैं अभी भी वैकेंट हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ और पहली न्यूज़ जो देखने वाले हैं वो महिलाओं के रिजर्वेशन से रिलेटेड जो बिल पारित किया गया था, नारी शक्ति वंदनम। ठीक है, नारी शक्ति वंदनम विधेयक से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। हाल फिलहाल में पार्लियामेंट में हम देखे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया है जिसके माध्यम से महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है लोकसभा एवं विधानसभा में। पार्टिकुलरली इतनी परसेंट जो सीटें हैं अब आरक्षित कर दी गई हैं, ठीक है, SC ST की महिलाओं के लिए। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के इतिहास की यदि हम बात करें तो इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 12 सितंबर 1996 को। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम 33% का रिजर्वेशन देना चाहते थे, 33% सीट रिजर्व करना चाहते थे वुमेन्स के लिए लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में। पहली बार जो है लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था देवगौड़ा की सरकार के द्वारा 12 सितंबर 1996 को। इसके बाद इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ रेफर किया गया था और इसके चेयरमैन थे गीता मुखर्जी। इसके बाद इन्होंने प्रेजेंट किया था इसकी एक रिपोर्ट को लोकसभा में 9 दिसंबर 1996 को। इसके बाद ये जो बिल है लैप्स हो गया था विद द टर्म ऑफ 11th लोकसभा ख़त्म, बिल भी ख़त्म। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की NDA गवर्नमेंट आई थी, इसने री इंट्रोड्यूस किया था इस बिल को 13वें नंबर की लोकसभा में 1999 में। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बिल है इट मूव्ड द बिल सेकेंड टाइम एमिट पेंडेमोनियम इन 2002 बट फेल्ड एंड बिल लैप्स विद द टेन्योर ऑफ द हाउस। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सरकार चली गई मगर बिल पास नहीं हो पाया। इसके बाद 2004 में न्यू UPA की गवर्नमेंट आई, उसने इंट्रोड्यूस करी थी कि हम इस बिल को जो है पास करेंगे ऑफ इट्स कॉमन मिनिमम प्रोग्राम द टचस्टोन ऑफ UPA कोएलिशन वर्किंग विद द आउटसाइड सपोर्ट ऑफ द लेफ्ट पार्टीज। लेकिन क्या है यहाँ पर जो गठबंधन की सरकार थी ना, अब गठबंधन की सरकार में जाहिर सी बात है कोई भी बिल इतनी आसानी से पारित नहीं हो पाता है। इसके बाद 6 मई 2008 को एक रेजोल्यूशन लेकर के आया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक, UPA की गवर्नमेंट के द्वारा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कुछ लेजिस्लेशन राज्यसभा में। राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया था, मतलब 9 मार्च 2010 को, एंड इसको लोकसभा भेजा गया था इसके रेटिफिकेशन के लिए। लेकिन इस बिल को लोकसभा में पास नहीं कराया जा चुका था। अब बारी आती 2023 में, तो हम देखते हैं 2023 में लोकसभा से भी पास हो गया है, राज्यसभा से ही पास हो गया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है इस बिल को तुरंत लागू नहीं किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, आप यहीं पर इसको लागू कर दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है हम पहले परिसीमन कराएंगे, हम जनगणना कराएंगे, इसके बाद में इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। परिसीमन और जनगणना से निर्धारित हो जाएगा कि कितने लोग SC में शामिल हुए हैं, कितने लोग ST में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो कितना रिजर्वेशन हमें देने की ज़रूरत है, और परिसीमन से पता चलेगा कि इतने एरिया में इतनी सीट हमें रिजर्व करने की ज़रूरत है। इसलिए सरकार ने इसको होल्ड में डाल दी, बोली है कि जो नेक्स्ट जनगणना होगी इसके बाद ही हम इसको लेकर के आएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल 128 अमेंडमेंट बिल 2023, जिसके माध्यम से 33% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं को लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये SC और ST की महिलाओं को दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की यदि हम बात करें, इसी प्रकार का सिमिलर किस्म का संशोधन किया गया था 2010 में
दिस वन इंट्रोड्यूस न्यू आर्टिकल, लेकिन यहाँ पर हम जो है 330A एंड 332A को इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा बोला जा रहा है इस बिल में कुछ सनसेट क्लॉज लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से बोला जा रहा है कि ये जो रिजर्वेशन है वो 15 साल के लिए रहेगा जब से ये एक्ट लागू होगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है, इसलिए हम सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको किया गया था अंडर स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। 2014 में इसको लॉन्च किया जाता स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। इसका उद्देश्य था कि हम जो है 1 नंबर प्रोवाइड करेंगे, 1 कलर प्रोवाइड करेंगे, 1 डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे द कॉमन मैन टू जज द एयर क्वालिटी विथ इन हिज विसिनिटी। इसके अंतर्गत 1 नंबर, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे लोग इसके माध्यम से अपने आसपास के एरिया के प्रदूषण का पता लगा सकें, एयर क्वालिटी का पता लगा सकें। कुल मिलाकर के इसमें जो एयर की क्वालिटी है इसको डिक्लेयर किया जाता है 6 कैटेगरीज में, एंड इस इंडेक्स में 8 पॉल्यूटेंट शामिल किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 एंड PB। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अप टू 24 आवरली एवरेजिंग पीरियड नेशनल एम्बिट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर प्रिस्क्राइब्ड। इसके बाद यहाँ पर आप इस सारणी के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना से कितना वैल्यू है, तो उसका क्या मतलब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल की बात करें, जैसे गुड की कैटेगरी में रखा गया है, तो यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा 0 से लेकर के 50 तक। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एयर क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है एंड एयर पॉल्यूशन पोजेस लिटिल और नो रिस्क, बहुत कम रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है। 0 से 50 तक। 51 से 100 तक मॉडरेट की कैटेगरी रहती है। 101 से 150 रहती है अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप। 151 से 200 अनहेल्दी रहती है। 201 से लेकर के 300 वेरी अनहेल्दी है, और 300 से यदि ज़्यादा है तो हजार्डस है। 300 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है हेल्थ वार्निंग दी जा रही है इमरजेंसी कंडीशन को लेकर के। द एंटायर पॉपुलेशन इज़ मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड, बहुत बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित हो सकती है।